नमस्कार, मैं हूं उमेश झिलमिलिया। यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे मोर्चे को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने अपने मोर्चे बनाए हुए हैं, अपने गठबंधन बनाए हुए हैं, एक एनडीए और एक इंडिया। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी या और किसी अन्य दल का कोई भी गठबंधन अपना नहीं है। लेकिन अब जब देश के अंदर हर बार बीजेपी और कांग्रेस यही सत्ता में राज कर रही है केंद्र के अंदर, तो लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बहुजन समाज से केंद्र की गद्दी पे बैठे और प्रधानमंत्री बने, जिसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा जो है वो मायावती जी का है। लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी को हराना है तो बहन जी का चेहरा सामने होना चाहिए, तो बीजेपी को हराया जा सकता है, इससे पहले नहीं हराया जा सकता। लेकिन कांग्रेस या जितने भी कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथ हैं, हालांकि वो अलग हो रहे हैं सब, लेकिन जितने भी हैं उन्होंने अभी तक बहन जी को पीएम पद का उम्मीदवार ना तो घोषित किया है, ना कहीं से कोई खबर आई है, और बहन जी भी इंडिया अलायंस में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया था कि मलूक नागर जी के माध्यम से कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है और कांग्रेस माफ़ी मांग लेती है, तो शायद बसपा इंडिया अलायंस में आ सकती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही। लेकिन बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या लोगों ने भी तीसरे मोर्चे की बात की थी। उन्होंने कहा कि बीएसपी के नेतृत्व में कोई तीसरा मोर्चा बनना चाहिए और उसमें वो सारी की सारी पार्टियां होंगी जो ना एनडीए में हो ना इंडिया में हो, और जो देश को बचाना चाहते हैं, जो सच में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो सच में महंगाई से निजात चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं, वो लोग या वो पार्टियां इसके साथ जुड़े, दिल से जुड़े। आकाश आनंद जी ने भी कहा था कि हम तीसरे मोर्चे पर विचार कर रहे हैं। तो क्या ये तीसरा मोर्चा बन सकता है, और बन सकता है तो कितना फायदा बसपा को मिल सकता है, या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा बनने के बाद उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीएसपी के साथ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उनके साथ गठबंधन था, वो बीएसपी के साथ है। पंजाब के अंदर बीएसपी ने पहले भी अकाली दल से गठबंधन किया है और अभी भी अकाली दल की तरफ से यह मांग है कि बीएसपी उनके साथ गठबंधन से लड़े, और हो सकता है कि गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए। ऐसे हरियाणा में गठबंधन है, और ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह बात चल रही है कि अगर एआईएमआईएम पार्टी जो है ओवैसी साहब की, वो अगर बीएसपी के साथ आ सकती है तो एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और प्रधानमंत्री बहन जी आराम से बन जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं आएंगी। तो क्या ओवैसी साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन हो सकता है? हो सकता है। हो सकता क्या है कि हुआ भी है। आप सभी जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का और एएमआईएम का गठबंधन हुआ, जिसमें बीएसपी को भी एक सीट वहां मिली थी। तो जब बिहार में गठबंधन हो सकता है तो वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, वो पूरे देश में भी हो सकता है, जहां जहां गठबंधन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएसपी का ओवैसी साहब का इन दो का ही गठबंधन हो जाता है तो देश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात तो यह होगी, समाजवादी पार्टी जीरो पे सिमट जाएगी। यह सच्चाई है, यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आप जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं उनका विश्लेषण अगर वो इस बात पे करेंगे, वो मेरी इस बात पे एग्री होंगे। समाजवादी पार्टी जीरो पे सिमट जाएंगी, आरएलडी वो जीरो पे सिमट जाएगी, कांग्रेस जो है वो जीरो पे सिमट जाएगी। तो फिर
कौन सबसे ज़्यादा सीटें लाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर सच्चाई ये होगी कि पहले नंबर पे बसपा होगी और दूसरे नंबर पे बीजेपी होगी। मेरी बात को कुछ लोग नकार सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी नंबर 1 पे होगी और बसपा शायद दूसरे नंबर पे हो सकती है, और इनको भी, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, इनको भी 1-2 पार्टी या 4-5 सीटें मिल सकती हैं। वो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पे गहराई से विश्लेषण करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा होता है हमेशा से। उसके बाद यादव उनके साथ जुड़ते हैं और कुछ ओबीसी वर्ग वो जुड़ जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ी बहुत सीट निकाल सकते हैं। 2019 में या 14 की बात करें 5 सीट निकली थी, 19 में गठबंधन के साथ भी 5 सीटें निकली थी, तो ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिला। और अगर मुस्लिम ही उनके साथ ना हो तो फिर 0 पे सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग उनके साथ जा भी रहे थे वो भी हट जाएंगे, जो ओबीसी समाज के जो लोग उनके साथ थे, पिछड़े जाति के, वो भी उनको वोट नहीं देंगे। तो ये तो होगी समाजवादी पार्टी के लिए। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ है नहीं। आज अगर केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जाने की कोशिश करा, लेकिन वो तब जब इंडिया अलायंस बन रहा था। अब इंडिया अलायंस तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब कोई कांग्रेस की ज़्यादा चर्चाएं इतनी नहीं हो रही। आज अगर उनको जो सीट समाजवादी पार्टी के साथ या आरएलडी के साथ अगर मिलती है, वैसे अभी तक कोई गठबंधन हुआ नहीं है, तो जो मुस्लिम समाज है वो इसलिए उनके साथ जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो मुस्लिम समाज ना अखिलेश के साथ जाएगा, ना कांग्रेस के साथ जाएगा, फिर वो बसपा के साथ रहेगा, तो कांग्रेस भी 0 पे सिमट जाएगी। और जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा, जो बीएसपी को पसंद करता है, वो सारा का सारा बीएसपी पे आएगा। मुस्लिमों की वोट बीएसपी भी आएगी, दलितों की वोट एक तरफा पड़ेगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अभी 1-2% अगर या खराब भी 4-5 हज़ार वोट होती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, वो भी खराब नहीं होगी। 100% जो है दलितों का वोट तो बीएसपी को मिलेगा ही। मुसलमानों का वोट मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% वोट बीएसपी को मिलेगा। अगर AIMIM जो पार्टी है ओवैसी साहब की, वो बसपा के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर करती है, तो ये एक तरफा माहौल बनेगा। और फिर सीटें जो हैं, वो टक्कर जो है वो बसपा और बीजेपी, इन दो के बीच में होगी। तीसरा चौथा कोई भी पार्टी नहीं नजर आएगी, सबका वजूद हो जाएगा खत्म। तो ये सबसे बड़ी बात है। और नंबर 1 पे बीएसपी का गठबंधन और बीजेपी दूसरे नंबर पे, यहां ये माहौल चलेगा। फिर उसके बाद केंद्र में सरकार बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। वैसे तो बीजेपी के लिए नुकसान जो हमें नजर आ रहा है वो बिहार से भी आ रहा है। बेशक वहां पर नीतीश जी ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ वो चले गए हैं। नीतीश जी को वहां नुकसान होने के आसार हैं। उन्हें 45 सीटें 2020 के चुनाव विधानसभा में मिली थी। वोट परसेंट जो है उनका वो कम हो जाएगा। बीजेपी को 78 सीटें मिली थी, वो भी कम होगा। जिस तरह से वहां की राजनीति चल रही है और लोग जिस तरह से वहां का माहौल बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी बीजेपी की सीटें कम होंगी। और झारखंड में वहां भी उनको नुकसान होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा। दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस और जैसे आम आदमी पार्टी, इनका जो गठबंधन बन रहा है और सीटें एक दूसरे को दी जा रही हैं, माना जा रहा है कि 4 पे आप पार्टी लड़ेंगी और 3 पे कांग्रेस लड़ सकती है, तो वहां पर भी नुकसान होगा। तो इसका मतलब पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार फिर नहीं बनेगी। पूरे देश में बीजेपी को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वहां वो उनको नुकसान करेंगे। तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी या किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, फिर मिलीजुली सरकार बनेगी।
और इसमें जैसे बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है कि हम अगर अभी अलायंस नहीं कर रहे, सीट आने के बाद हम देखेंगे हम किसके साथ जा सकते हैं। सभी बहन जी की राजनीति को जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर बीएसपी के सांसद बनते हैं 10, 20, 30 जितने भी सांसद आते हैं या उससे ज़्यादा अगर ओवैसी के साथ गठबंधन होता है तो ज़्यादा सांसद सीधी सी बात है आएंगे, और सरकार नहीं बनी और किसी को ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए हो, अगर बीएसपी किसी के भी साथ जाएगी, ये संभावना है कि दोनों में से किसी के भी साथ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद, अभी किसी के साथ नहीं जा रही हैं वो, उन्होंने कहा है अभी की बात अलग है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं और कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, लेकिन जाने की सबसे बड़ी शर्त होगी कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इससे कम पर, इससे कोई छोटी शर्त बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रख सकती, वो फिर देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। और जिस तरह से बहुजन समाज का हर व्यक्ति, हर पिछड़ा, हर दलित, हर गरीब, हर अल्पसंख्यक, हर मुस्लिमों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ तो देश का भला होगा, तो सबका सपना पूरा हो जाएगा और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो यह है गणित AIMIM पार्टी को लेकर के कि अगर उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन होता है तो इस तरह का माहौल बनेगा। और अगर तीसरा मोर्चा बनता है, अगर ओवैसी साहब की पार्टी भी उसमें है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, या अकाली दल है पंजाब में, या और भी जो पार्टियां हैं वो सारी मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो उसमें फिर बीएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा देखने को हमें मिल सकता है, और फिर सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। तब भी अगर सरकार मिलीजुली बनेगी तो भी प्रधानमंत्री मायावती जी ही बन सकती हैं। और सच्चाई यह है कि अगर सरकार बने तो वो मिलीजुली ही बननी चाहिए, मजबूरी बननी चाहिए। ये काशीराम जी ने भी कहा था कि जो मजबूर सरकार होगी उससे देश को फायदा मिलेगा। जैसे आज बहुमत से सरकार है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलीजुली सरकार होती तो गलत का विरोध हो सकता था, सरकार गिर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है, काशीराम जी ने जिस तरह से कहा वो बात बिल्कुल सही है कि सरकार का मजबूर होना जरूरी है, मजबूर सरकार होनी चाहिए, मिलीजुली सरकार होनी चाहिए, तो देश का फायदा होगा, देश में नफरत का माहौल खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।